बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के आंसर चैप्टर नंबर 7। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों पादपों और जंतुओं में परिवहन में। आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में पादपों में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक जंतुओं में परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में अर्थात पदार्थों का परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़े, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अध्याय 1 में अगर आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल तथा खनिजों के अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था अध्याय 1 में, स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ा था बच्चों कि जो पौधे होते हैं, आपको पता भी है कि जो पौधे होते हैं अपनी जड़ों तथा मूल द्वारा मृदा से क्या करते हैं, जल और खनिज का अवशोषण कर पोषकों का जल और खनिज पोषकों का क्या कहते हैं अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते। क्या कहते हैं, पत्तियों को क्या कहते हैं उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां क्या करती है, पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। अब क्या करते हैं, जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ का कार्य होता है कि जो मृदा से जल और खनिज पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं और उन्हें पत्तियों को उपलब्ध करते हैं। पत्तियां क्या करती हैं, जो जल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए क्या भोजन बनाती है। क्या करती है, पौधे के लिए क्या करती है, भोजन बनाती है। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। अपने अध्याय में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ा था कि आपने पढ़ा है कि जो सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होती है तथा जीवों की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा क्या निर्मुक्त होती थी। हमने पढ़ा था जो भोजन को क्या कहता है, जितने भी जीव है उनके जो कोशिका में क्या था ग्लूकोज के विखंडन से क्या था ऊर्जा का निर्मुक्त निकलती थी। कोशिका के इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों का संपादित करने में करती है। आपको बता जो कोशिका होती है, कोशिका इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रिया विधियों के लिए क्या करती है, संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीवों की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। अब तो यह भी आवश्यक है बच्चों कि जितने भी जीव है संसार में उनको क्या प्रत्येक कोशिका का जो भोजन उपलब्ध कराना जाए, ठीक है। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है बच्चों कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। आपने तो अब बस जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, जो पौधे की जड़ होती है वो जल और खनिजों के अवशोषण करती है, पोषकों के अवशोषित करती है। लेकिन जो पत्तियां होती हैं अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त कराते हैं। आपको पता है कि जो पौधे जड़ होती है क्या जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषकों तक पत्तियों तक जो अवशोषित जड़ द्वारा जो जल होता है और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पत्तियों तक कैसे पहुंचाया जाता है। और पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना पाते पत्तियों द्वारा निर्मित जो भोजन होता है उसको किस प्रकार उनके पास पहुंचाया जाता है, कभी ये सोचा है। अब हमारा अगला टॉपिक है जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ें, ठीक है। पादप मूल जो पादपों की जो जड़ होती है जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। क्या कहते हैं, जो पादप होते हैं अपनी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। और मूलों में मूल रोम होते हैं, मूल में जो जड़ होते हैं, जो मूलों में क्या होता है मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं, घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते। मूल रोम मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। जो मूल रोम होते हैं बच्चों क्या होते हैं, मृदा कणों के बीच के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। अभी फिगर में दिखाते हैं। क्या आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि जो जड़ें होती हैं वो जल किस प्रकार जो मूल से पत्तियों तक पहुंचता है। पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मुझे सोचता है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल का
जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं। ठीक है, पूछा होता है कि जो पौधे हैं, पौधों में जल के परिवहन के लिए शायद पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए बने लगे रहते हैं। ठीक है, मुझे सोचता है कि जो प्लांट है, पौधे हैं, उनमें जल का परिवहन पाइप के द्वारा होता है, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होता है। जी हाँ, भूजो सही है। भूजो सही कहते हैं कि जो पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, भूजो सही कहता है बच्चों कि जो पादपों में क्या होता है, जो मृदा है, मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। क्या होती है? वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से क्या होती है? बनी होती है। जो वाहिकाएं होती है क्या होती है? विशेष कोशिकाओं से होती है, जो संवहन ऊतक बनाती है। क्या होती है? जो संवहन ऊतक बनाती है। संवहन ऊतक कोशिकाओं का वो समूह होता है बच्चों। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जो किसी जीव में किसी भी कार्य विशेष को क्या संपादित करता है? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। अभी आपको फिगर में दिखाते हैं। ठीक है, ऊतक जो कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है? आपको पता है, कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। आपको पता है कि जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम जाइलम कहते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम या दारू भी कहते हैं। ठीक है, अभी फिगर में दिखाते हैं। ठीक है, और जाइलम नलिकाएं होती हैं। चैनलों या नलियों का सतह जाल बना होता है। आपको बता दें, जो जाइलम होते हैं बच्चों, जाइलम जो नलियों होती है, नलियों का जो सतह होता है वो जाल द्वारा बना होता है। ठीक है, जो मूल को तने और शाखाओं के माध्यम से क्या पत्तियों से जोड़ता है। जो जड़ होता है, जड़ को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। क्या होता है? इसी प्रकार जो बना तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, जल क्या होता है? पूरे जल को परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, जो जाइलम होते हैं, जाइलम नलिकाएं होती हैं, जो नलियां होती हैं कि सतह जाल की तरह बना होता है। और जो जड़ से स्टार्ट होता है, जड़ से तने से पत्ती होता है, क्या होता है? पूरे सतह तक, पौधे के पूरे प्लांट तक क्या फैला रहता है। ठीक है, और जो जल का परिवहन करता है। अब जानते हैं कि पत्तियों का भोजन संश्लेषण करती है। आपको पता है कि जो पत्तियां हैं क्या करती हैं? पत्तियों का कार्य क्या होता है? भोजन संश्लेषण करना। क्या होता है? भोजन संश्लेषण करना। भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाया जाता है। आपको पता है, जो भोजन होता है पादप के सभी भागों में क्या होता है? ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे फ्लोएम कहते हैं। आपको पता है कि जो आप जानते हैं कि जो पत्तियां क्या करती हैं? भोजन संश्लेषण, मतलब भोजन का बनाने का कार्य करती है। भोजन को पादपों के सभी भागों को ले जाना है। यह कार्य एक संवहन ऊतक करता है। उस ऊतक का नाम है फ्लोएम। क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो खाना बनता है उसको पौधे के शरीर भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ द्वारा वो अवशोषित जल को पूरे पौधे के पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जल कौन लेके? तो जाइलम। भोजन कौन लेके? तो फ्लोएम। ठीक है, देखिए ये क्या है? फिगर। ये मूलरोम होते हैं। ठीक है, ये क्या है? मूलरोम। और ये मूलरोम देखिए यहाँ से होते हुए ये जाइलम क्या होता है? ये दारू क्या होता है? जाइलम होते हैं। ये क्या होते हैं? मूलरोम क्या करता है? यहाँ से जड़ द्वारा जो जल होते हैं यहाँ से अवशोषित होते हैं। पूर्ण पोषक पदार्थ और जल को यहाँ से अवशोषित होते हैं। धीरे धीरे जाइलम पूरे जो जाइलम नलिकाएं होती हैं, जाल के रूप में बिछी होती है, वो क्या होती है? धीरे धीरे पत्ती में स्टीम जो शाखाएं होती हैं उसके सारे तरफ फैली होती है, वहां से जल अवशोषित होकर पौधे के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में दिखाया है कि जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग
में किसी वृक्ष तक, ठीक है। देखिए उसमें हम क्या था, जड़ तक जाता था। यहाँ से जड़ें क्या करती, अवशोषित करती हैं जल को, और यहाँ से होते हुए जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। भोजन बनाकर फिर क्या करती हैं, उसमें फ्लोएम होता है, फ्लोएम नामक ऊतक होता है। फ्लोएम नामक ऊतक क्या करता है, पत्तियों से भोजन को लेकर जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। वृक्ष के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में क्या होता है, भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। बनाता जल और खनिज पदार्थों को लेकर पहुंचाता कौन है, पत्तियों तक, जाइलम पहुंचाता है। भोजन बनाता कौन है, फ्लोएम। भोजन कौन बनाता है, पत्तियां बनाती है। पत्तियों को से जो भोजन बनता है उसको सारे जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वृक्ष के सारे पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम करता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। आपको पता है कि जो पादपों में जो परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। अब पहेली ने देखा है कि उसकी माँ भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई होगी, ठीक है। पहेली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और सब्जियां सूख गई हो तो वह उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है, ठीक है। वह जानना चाहती है कि उसमें जल कैसे प्रवेश करता है। अब पहले ने देखा है कि उसकी माँ क्या करती हैं कि जो कुछ सब्जियां होती हैं उनको सुखा कर रख देती हैं, और कहीं कहीं पे जगह पे होता है कि जो सब्जियां मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो सब्जियां होती हैं उनको सुखा कर रख ले जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश ठंडी वाले मौसम में, ठीक है, वहाँ पे सब्जियों को सुखा कर रख लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि जो सब्जियों को बनाने से पहले तो जल में भिगो देते हैं। अब पहले सोचती है कि जो सूखी हुई सब्जियां हैं उनमें जल कैसे प्रवेश करता है, उनके बारे में ये देखते हैं। एक क्रियाकलाप थोड़ा देखते हैं कि हम इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास लेना है। क्या कर, एक कांच का गिलास लेना, पानी डालना है, लाल स्याही और एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी लेना है। क्या करना है, हमें एक गिलास लेना है, एक कांच का गिलास लेना, पानी लेना, लाल स्याही लेना और एक कोमल शाकीय की टहनी लेना, ठीक है। एक ब्लेड की आवश्यकता भी होगी, ठीक है। एक गिलास की गहराई तक पानी भरे। क्या करना है, गहराई तक पानी भरे, उसमें कुछ बूंद लाल स्याही के भी डालते हैं। आपको क्या करना है, एक गहराई तक एक गिलास लेना, उसकी निचली सतह तक पानी भरना है और उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डाल देना है। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड से की सहायता से काटकर गिलास में जैसे कि चित्र में दिखाया गया, अभी दिखाते हैं इस फिगर में, देखिए बच्चों, ठीक है। फिगर में दिखाई दे रहा है, आपको एक टहनी लेना है। ये पहले एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी भरिए उसकी निचली सतह तक कि उसमें सरफेस से टच हो, उतना पानी भरिए पूरा फुल गिलास। उसके बाद क्या करना है, उसमें लाल स्याही डालना और एक छोटा सा पौधा, मतलब शाकीय पौधे का प्लांट को लेकर इसमें लेकर डाल देना, ठीक है। देखिए इस प्लांट को डालें। अब क्या करें, एक शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग से दिखाई देगा। जब आप उसको काटेंगे तो जो आप टहनी को काटेंगे तो उसका रंग लाल भाग दिखाई देता है। टहनी का अनुप्रस्थ काटिए और इसके अंदर लाल रंग का अवलंकन करना। आपको क्या करना है, टहनी को अनुप्रस्थ का मतलब जैसे कि आपकी टहनी है ऐसे काटेंगे तो वो क्या गोल गोल संरचना दिखेगी, लेकिन अभी जब इसको बीच से काटेंगे तो वो लंबी दिखेगी। तो इसको अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है इसको हम बीच से गोल गोल साइज हिस्से में काटेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे ही काटा गया है तो आप देखते हैं कि क्या होता है, ये रेड दिखाई दे रहा है। तो अपने जो ये फिगर में रेड दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि जो जाइलम क्या करता है, जल का अवशोषण करने का, जल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में अपने कक्षा 6 में पढ़ा है कि बच्चों के वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। आपने पढ़ा है कि जो पादप में जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम में बहुत जल का क्या होता है, निर्मुक्त होते हैं, निकालते हैं, ठीक है। आपको बताइए पादप में मृदा से खनिज पोषक तत्वों और जल अवशोषित करते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो पादप होते हैं, पादप मृदा से खनिज और पोषक तत्वों और जल अवशोषित करते हैं
अवशोषित किया गया सारा जल पादपों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। आपको पता है बच्चों कि जो मृदा है, मृदा की जड़ें क्या करती हैं, पादप की जो जड़ें होती हैं मृदा से क्या खनिज और पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता है, पत्तियों उपयोगी नहीं होता है। तो बुझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते। बुझो जानना चाहता है कि जितना जरूरत है उतना ही पानी को ऑब्जर्व करें, लेकिन बुझो जानना चाहता है कि जो पादप है मृदा से अधिक मात्रा में जल अवशोषित क्यों करते और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर क्यों निकाल देते। आपको बता दें बच्चों कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल अवशोषित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जित पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण अभिक्रिया अभिकर्षण खिंचाव द्वारा विकसित हो जाता है। आपको बताइए पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण अभिकर्षण में खिंचाव विकसित हो जाता है। वैसे ही जैसे आप स्ट्रा से जल का चूसण करते हैं, ठीक है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। पादपों को ठंडा रखने में वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनको भी ठंडी की जरूरत होती है, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें। टॉपिक से संबंधित जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें।